हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ICS प्लेटफॉर्म। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूज़ है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। एक सुप्रीम कोर्ट में अभी एक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 9 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है और इन्हों का डिसीजन आया है किसके ऊपर? टैक्स के ऊपर। किस टैक्स के ऊपर? देखो, आप जानते हो कि माइंस, कई सारी स्टेट ऐसी हैं जिस जगह माइंस है और इन स्टेटों का पर कैपिटा इनकम तो भी बहुत कम है। इन पे इतना सारा रिसोर्स होने के बावजूद भी इनका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका कारण है कि स्टेट जो हैं उनके पास टैक्स की बड़ी कमी है। स्टेट के पास पावर है रॉयल्टी लगाने की खदानों पर, जिनको अपन हिंदी में खदान बोलते हैं, माइंस बोलते हैं, उन पर रॉयल्टी लगाने की स्टेट को पावर है। अब इसी के साथ टैक्स का कुछ लिमिटेशन भी दिया हुआ है इन 7th शेड्यूल कि टैक्स को रेगुलेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एंट्री ऑफ 54 ऑफ लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन 7th शेड्यूल। एंट्री 54 ऑफ यूनियन लिस्ट इन 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में एंट्री 54 है यूनियन लिस्ट की। उसमें स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स का रेगुलेशन कर सकती है, लिमिटेशन लगा सकती है ओवर स्टेट, पर रॉयल्टी पर नहीं लगा सकती। रॉयल्टी पूरे हैंड में होगी किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। अब इसी बात का केस कई बार स्टेट सुप्रीम कोर्ट में गई और इसके कई सारी सुनवाई हुई। जैसे सबसे पहले सुनवाई हुई 1989 में। 1989 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जिसका नाम था सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था इस केस पर। इस केस में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में कि जो रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी वॉज ऑल्सो अ टैक्स, मीन्स टैक्स और रॉयल्टी को सेम कर दिया। 1989 में टैक्स और रॉयल्टी को सेम कर दिया। तो व्हाट आई मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ गई। अगर वो रॉयल्टी टैक्स हो जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, वो टैक्स को रेगुलेट करने लगेगा। जो माइंस के ऊपर टैक्स लग रहा है उसको रेगुलेट कौन करने लगेगा? सेंटर करने लगेगा। और स्टेट के पास क्या हो जाएगी? लैक ऑफ फंड हो जाएगा। अब क्या हुआ इसके बाद 2014 में फिर से एक केस पहुंचा। 2004 में ये फिर से केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। व्हाट आई मीन्स, 2004 में ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस पहुंचा और तब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि रॉयल्टी ऑन माइंस वाज नॉट टैक्स। रॉयल्टी वॉज नॉट टैक्स। अब देखो, ये जो हुआ था सबसे पहला 1989 में, ये 7 जज जजमेंट था। 7 जज इसमें बैठे थे और ये जो डिसीजन हुआ है 2004 में, ये 5 जज का हुआ था। किसका हुआ दोस्तों? 5 जज का डिसीजन 2004 में। और 1989 में 7 जज का जजमेंट था। अब इसमें बोल दिया 2004 में कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। तो इससे क्या हुआ? स्टेट को ज़्यादा पावर मिल गई रॉयल्टी लगाने की ऑन माइंस। अब रॉयल्टी क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। रॉयल्टी क्या होता है कि एक स्लिप मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, आपको पैसा जमा करके एक रॉयल्टी की स्लिप कट्टा मिलता है। व्हाट आई मीन्स, स्लिप का एक पर्टिकुलर, कई सारी स्लिप है, 100-200 स्लिप आपको मिल जाएंगे, जिसमें जब भी आप माइंस का माल निकालोगे तो आपको एक स्लिप फाड़ के देना है। ड्राइवर होगा जो ट्रक का, उसको देना है। अगर उसको कोई भी पुलिस या अथॉरिटी रोकती है तो वो रॉयल्टी दिखा सकता है कि रॉयल्टी हमारे पास ये लीगल है, इलीगल तरीके से हमने नहीं निकाला है माल। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो इलीगल नहीं कहलाता, वो लीगल कहलाता है अगर रॉयल्टी उसके पास होगी तो।
तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और अगर उस पर रॉयल्टी नहीं होगी तो सरकार उसको इलीगल घोषित कर देगी और उसको जब्त कर लेगी, एज वेल एज व्हीकल को, और जो उसमें माइंस का मटेरियल है उसको भी, रिसोर्स को वीकेंड जब्त कर लेगी। समझ में आया मेरी बात को? रॉयल्टी समझ में आ गई। अब रॉयल्टी, पूरी रॉयल्टी लगाने की पावर है सिर्फ ओनली स्टेट के ऊपर, सेंटर के ऊपर नहीं है। अगर रॉयल्टी टैक्स कंसीडर करने लगा तो क्या होगा कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी और सेंटर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देगी स्टेट के ऊपर कि रॉयल्टी तो टैक्स ही है और वो हमारा काम है, टैक्स लगाना हमारा काम है, रॉयल्टी लगाना तुम्हारा काम है। तो इससे क्या होगा कि रॉयल्टी स्टेट की जो पावर है वो कम हो जाएगा, स्टेट का फंड कम हो जाएगा। और आप जानते हो कि स्टेट पर कितना काम है, राज्य सरकार पर कितना काम होता है, एजुकेशन देना, ठीक है, वेलफेयर स्कीम चलाना, और ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट देना किसका काम है? स्टेट लेवल का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ ओनली फंड देती है, पर जो ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। समझा आप मेरी बात को? क्या बोला? 2004 में केस में बोला गया कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है, और ये मैटर चला गया 9 जज बेंच पर। कहाँ चला गया? ये चला गया मैटर 9 जज बेंच, 9 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच पर यह केस चला गया। अभी इस केस का डिसीजन आया है, इस केस का डिसीजन आया है और बोला गया है कि फेवर करा है स्टेट का कि रॉयल्टी वॉज नॉट अ टैक्स। 8:1, मतलब 8 जजों का स्टेट की तरफ झुकाव है, और 1 जो जज थे वो कहते थे कि रॉयल्टी टैक्स ही है, और 8 जजों ने बोला कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं इम्पोज कर सकती रिस्ट्रिक्शन ओवर स्टेट टू इम्पोज दी रॉयल्टी ऑन माइंस एंड क्वेरीज। समझ में आया? इतना समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि 7 शेड्यूल में ऐसी कौन कौन सी एंट्री हैं जो हमें रोकती हैं। देखो 1957 में, देखो दोस्तों 1957 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून निकाला था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, ये कानून निकाला था। इस कानून के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गई, वो माइंस के ऊपर टैक्स लगा सकता है अंडर कौन सी एंट्री? अंडर एंट्री 54 ऑफ लिस्ट फर्स्ट। और लिस्ट फर्स्ट क्या है? यूनियन लिस्ट, जिसमें यूनियन के पास पावर है, सेंटर के पास पावर है कि वो उस सब्जेक्ट के लिए कानून निकालें। यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया कि क्या है कि 1957 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला जिसका नाम था माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। ये कानून निकाला अंडर एंट्री ऑफ 54 ऑफ लिस्ट 1, दैट इज कॉल्ड द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 7th शेड्यूल। समझ में आया? अब इस कानून में निकालने के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गई कि वो टैक्स इंपोज कर सकता है, किसके ऊपर? माइंस के ऊपर, जो कि स्टेट में माइंस है। अब ये कानून के हिसाब से अभी 9th जज के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ये केस गया कि सर जी स्टेट के पास पावर है रॉयल्टी लगाने की, और ये अगर बोल देंगे कि रॉयल्टी टैक्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर आ जाएगी। इससे क्या होगा? स्टेट के पास फंड की कमी आ जाएगी, स्टेट के पास फंड की कमी आ जाएगी, और कमी आने के कारण क्या होगा कि वो वेलफेयर स्कीम और एजुकेशन हेल्थ स्कीम ये नहीं दे पाएगी लोकल पीपल को, अगर फंड की कमी आ गई। अब 9 जज की बेंच में 8 जजों ने फेवर करा स्टेट का और बोला कि रॉयल्टी नहीं, टैक्स नहीं है, रॉयल्टी टैक्स नहीं है, रॉयल्टी अलग है और टैक्स अलग है। अब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने बोला कि
स्टेट के पास पावर है, स्टेट है पावर टू रेगुलेट एंड टैक्स ऑन माइंस एज पर दी एंट्री 49 ऑफ लिस्ट टू। लिस्ट टू क्या है? स्टेट लिस्ट। क्या है दोस्तों? स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। समझ में आ रहा है मेरी बात को? समझ गए आप? ये बोला है कि स्टेट जो है वो क्या करेगी, उसके पास पावर है, जो खदानें हैं स्टेट में, माइंस है, उन पर टैक्स लगा सकती है एज पर दी एंट्री ऑफ 49 ऑफ स्टेट लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने सपोर्ट किया स्टेट का। अगर स्टेट के पास फंड की कमी हो गई तो इससे क्या होगा? इससे लॉस क्या होगा? लोकल पीपल का, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम प्रोवाइडेड टू द लोकल पीपल। लोकल पीपल को हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम देने किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसी के साथ एक और एंट्री आई इस बीच में, एंट्री नंबर 50। अब बोला गया कि एंट्री नंबर 50, और देख लीजिए एंट्री 50 ऑफ लिस्ट 2। लिस्ट 2 कौन सी है? स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। इसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो स्टेट के टैक्स को रेगुलेट कर सकती है बाय पासिंग द लॉ इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लॉ पास होने के साथ वो स्टेट पर लिमिटेशन लगा सकती है, टैक्स ऑन माइंस के ऊपर टैक्स लगा सकती है। ये भी कानून आ गया। पर जो 8th जज थे 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, उन्होंने स्टेट का फेवर करा और स्टेट से बोला गया कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बेहिचक होके रॉयल्टी लगाइए माइंस के ऊपर और आपको पूरा पैसा मिलेगा रॉयल्टी का। वो एक तरह से टैक्स नहीं है। एज पर द 2004 डिसीजन इन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट रॉयल्टी वाज नॉट अ टैक्स एंड दिस केस वाज फॉरवर्ड टू द 9 जज एंड 9 जज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन केम yesterday that state has a power to impose the royalty on mines and central government have no power to impose the restriction on state। स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। समझ में आ गया? इस बात को डिसीजन समझ में आ गया। अब स्टेट के पास पावर रहेगी कि वो रॉयल्टी लगा सकती है माइंस पर और पूरा फंड अपने पास रख सकती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्यों बनी इसके लिए? ये भी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये डिसीजन जो था, ये जो आया है, जो पेटिशन लगी थी, वो लगी थी फेडरल स्ट्रक्चर पे। और आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब भी बनती है जब कॉन्स्टिट्यूशन मैटर आता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन मैटर आता है तभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो इसको क्लियर किसने कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के 9th जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, जिसमें से 8 जज जो थे, 8 जज वो फेवर में कहाँ चले गए? स्टेट के। और जो 1 जज था वो चले गए सेंटर के फेवर में। तो मेजोरिटी मिल गई स्टेट को और स्टेट जीत गई। अब स्टेट को रॉयल्टी आराम से मिलेगी। पैसा कमाइए खूब, माइन से पैसा लीजिए, रॉयल्टी बांटिए और वेलफेयर स्कीम, जो गरीब लोग हैं उनको मदद करिए, वेलफेयर लिए और करप्शन ना करिए। सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ है, करप्शन को छोड़िए, गरीब लोगों की मदद करिए। समझ में आया? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है 6th शेड्यूल। देखो मैंने आपको 7th शेड्यूल समझा दिया। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है। सबसे पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसी के साथ एक 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। हमारे भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल भी है। अब वो 6th शेड्यूल क्या है? तो दोस्तों आप जानते हो
कि हमारे देश के अंदर कई सारी ट्राइब्स पाई जाती है, मतलब पिछड़ी जाति जो होती है वो पाई जाती है, अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, और उनकी सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन बड़ी ही गंदी है। व्हाट आई मीन्स, उनकी कंडीशन बड़ी ही गंदी है, वो बहुत डिप्लोरेबल कंडीशन में रहते हैं, बहुत गंदी कंडीशन में रहते हैं। तो उनको सरकार की तरफ से, क्योंकि वो भी इंडियन सिटीजन है, उनकी मदद करने के लिए सरकार ने 2 शेड्यूल डिसाइड करे थे जिसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी। जैसे एक करा था 5th शेड्यूल और दूसरा था 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल के अंदर सिर्फ ओनली 4 स्टेट आती हैं। अब वो 4 स्टेट आप याद रखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है हर साल कि 6th शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट है। अब मैं आपको बताता हूँ 6th शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट है। देखो, सबसे पहली है आसाम। आसाम 6th शेड्यूल में आती है। दूसरी है दोस्तों मेघालय। तीसरी है दोस्तों त्रिपुरा, और चौथी है 4th है मिजोरम। ये 4 स्टेट जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से लगती हैं, वो 4 स्टेट आती है 6th शेड्यूल के अंदर। किसमें आती है? 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखोगे। अब कैसे? अब इसके अंदर जो 6th शेड्यूल में है, तो इसमें 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेंगी। क्या बनेंगी दोस्तों? 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेटअप करी जाएंगी। अब 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्यों सेटअप करी जाएंगी? देखो, क्या है कि इन 4 स्टेट में कुछ एरिया ट्राइबल एरिया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल एरिया हैं, तो उनको क्या कर दिया है, उनको अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है कि उनके यहाँ पर अलग वो चलेगा उन ट्राइबलों को डेवलप करने के लिए, या फिर उनको सेल्फ रूल करने के लिए खुद का अपना रूल अलग हो। पार्लियामेंट का कोई रेगुलेशन नहीं लगेगा उसके ऊपर, ना ही स्टेट का कोई कानून लगेगा उनके ऊपर। तो 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी थी वहाँ पर। अब देखो 10 में से मैं आपको बताता हूँ कंप्राइज कितनी है। देखो, 2 तो है ना, 2 डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहाँ से है? आसाम से। 2 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है कहाँ से? मेघालय से। और 2 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है कहाँ से दोस्तों? अपना मिजोरम से। और इसी के साथ 1 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है सिर्फ ओनली त्रिपुरा से। तो कितनी हो गई दोस्तों? ये हो गई 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई। क्लियर? अब इन 4 स्टेट में 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी है। अब इन्होंने क्या किया है, ये तो आप समझ गए कि 6th शेड्यूल में कितनी स्टेट आती है और कितनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी है वहां पर, जो कि सेल्फ रूल करती है, डेवलपमेंट देती है उस ट्राइबल एरिया को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और ये इलेक्टेड होते हैं, इसमें जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ना कि नॉमिनेट होते हैं। याद रखना, इलेक्टेड होते हैं, ना कि नॉमिनेट होते हैं। इसमें जो मेंबर होते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, उसमें मेंबर इलेक्टेड होते हैं, ना कि नॉमिनेट होते हैं। अब ये 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने रिक्वेस्ट करी है अमित शाह जी से। अमित शाह कौन है? हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं। उनसे रिक्वेस्ट करी है कि इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पावर को इंक्रीमेंट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों? इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पावर को इंक्रीमेंट कर दिया जाए। इंक्रीमेंट करके क्या होगा कि और अच्छा रूल कर पाएंगी और अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगी। अब इन्होंने ये डिमांड क्यों मांगी है, क्या मांगी है, कैसे मांगी है, कहाँ से स्टार्ट हुआ मामला? तो देखो, हमारे पार्लियामेंट में 125th अमेंडमेंट बिल पास हुआ था। 125th अमेंडमेंट बिल पास हुआ था इन राज्यसभा के अंदर। 125th अमेंडमेंट बिल पास हुआ था राज्यसभा के अंदर इन 2019, जिस कानून में बोला गया था कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनकी पावर को इंक्रीमेंट कर दिया जाए। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पावर को इंक्रीमेंट कर दिया जाए, जिससे ट्राइबल एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाए, जो भी स्टेट 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ रही हैं। समझ में आ गया? 125th अमेंडमेंट बिल याद रखना 2019 में, पर यह बिल पास नहीं हो पाया था। अब ये रिक्वेस्ट कर रही है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कि प्लीज़ हमारी पावर को इंक्रीमेंट कर दीजिए, जिससे हम अच्छा रूल कर पाएँ ओवर दी 4 स्टेट ट्राइबल एरिया।
आपको दो चीज़ याद रखनी है इसमें, दो या तीन चीज़। सबसे पहला 6 शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट आती हैं, तो सबसे पहली आती है आसाम, दूसरी मेघालय, तीसरी त्रिपुरा और फोर्थ मिजोरम। ये 4 स्टेट आती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी है। चारों स्टेट में 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी है जो कि ट्राइबल एरिया को ऑपरेट करती हैं, सेल्फ रूल करती है। पार्लियामेंट का कानून ना ही स्टेट का कानून इनके ऊपर लगता है। समझ में आया मेरी बात को, समझ में आया ये। और ये इसमें जितने भी मेंबर होते हैं 10 ऑटोनॉमस काउंसिल में, वो सारे इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्टेड होते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 2 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आती है आसाम से, 2 आती हैं मेघालय से, 2 आती है अपनी मिजोरम से और सिंगल आती है त्रिपुरा से, सिंगल एडीसी त्रिपुरा से। तो कितनी हो गई दोस्तों, 10 हो गई। अब इन्हें होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी है कि 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पावर को इंक्रीमेंट कर दीजिए, जिससे क्या हो कि वो ट्राइबल एरिया को अच्छे से रूल कर पाए। समझ में आया इतना समझ में आ गया। तो ये रिक्वेस्ट करी है और इन्होंने रिक्वेस्ट एज पर दी 125th अमेंडमेंट बिल पास हुआ था राज्यसभा के अंदर 2019 में। उसमें बोला गया था कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पावर को बढ़ा दीजिए, जिससे क्या हो, बेनिफिट हो। समझ में आया मेरी बात को। तो यही कानून था, यही सब कुछ है। समझ में आया। चलो अपन चलते हैं और न्यूज़ पर। नेक्स्ट टू द डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो आप जानते हो कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में कई जगह आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में पानी भरा हुआ है या पुणे में पानी भरा हुआ है। तो इसको अपन बोलते हैं वाटर लॉगिंग। क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोलते हैं, पानी भरना। और कई जगह सरकार ने रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, इवन अभी मेरे मोबाइल पे मैसेज आया है कि लाइटनिंग होने वाली है ग्वालियर, गुना, मुरैना ये डिस्ट्रिक्टों में। तो आप बिल्कुल बाहर ना निकलें, बहुत थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग आने वाली है। आज बरसात बहुत हैवी होगी। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट का मुझे मैसेज आ गया है अभी जस्ट आया। तो क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ ना, तो आप समझ गए होंगे। तो यही मैसेज आया, अलर्ट का मैसेज। तो दोस्तों क्या है कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, एक हाई लेवल कमेटी सेटअप हुई थी। हाई लेवल कमेटी सेटअप हुई थी, जिसको हेड करा था, हेडेड बाय अमित शाह। अमित शाह ने हेड करा था। किसने हेड करा था, अमित शाह ने। अब अमित शाह जी ने कई सारे डिसीजन दिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। आप जानते हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट किस मिनिस्ट्री में आता है, होम मिनिस्ट्री में आता है, ठीक है। अब इसको वीकेंड से मिटिगेशन, इसको रोकने के लिए, मिटिगेट करने के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए अमित शाह जी ने कई सारे प्लान दिए, ठीक है। अब समझ गए होंगे आपको कि कई सारे कौन कौन से प्लान हैं। तो आपको बता देता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सरकार बड़ा प्रयास करेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सरकार प्रयास करेगी। जैसे जो फ्लडिंग आती है, फ्लड मतलब बाढ़ आती है, बाढ़ को रोकने के लिए कई स्टेट में प्लान बनेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। समझ में आया मेरी बात को, बन तो गई है पर उसको और स्ट्रॉन्ग करा जाएगा एज पर दी हाई लेवल कमेटी रिकमेंडेशन हेडेड बाय द अमित शाह। अमित शाह के द्वारा जो हाई लेवल कमेटी सेटअप करी गई थी, उनके द्वारा इसको और स्ट्रॉन्ग करा जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट को। अब इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, देखो आप जानते हो कि हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये स्टेट जो हैं, यहाँ पर बड़ा ही ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ़ का एरिया, और वहाँ से नदी बन के आती है, तो वो क्या है, जल्दी पिघलते जा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो अपन बोल सकते हैं कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलते जा रहा है, तो इसके लिए प्लान और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। समझ में आया मेरी बात को, समझ में आया कि जो ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड, इसको जो बोला जाता है, वो हिमाचल प्रदेश के लिए, पंजाब के लिए, सिक्किम, उत्तराखंड के लिए, इन्हों के लिए प्लान बनाया जाएगा। और एक स्कीम याद रखना दोस्तों, कौन सी स्कीम है, युवा आपदा मित्र स्कीम।
ये स्कीम क्या है दोस्तों, युवा आपदा मित्र स्कीम। इसमें क्या करा जाएगा दोस्तों कि इसके अंदर जो वॉलेंटियर होते हैं, जैसे कहीं भी डिजास्टर आया तो आपने देखे होंगे छोटे छोटे नेता, जिसको हम बोलते हैं छोटे छोटे गली के जो नेता होते हैं, जिनको लीडर बनने का बड़ा शौक होता है, तो वो जाइए और उनको ट्रेन करा जाएगा। ट्रेन करा जाएगा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, नेता मेता तो अलग वर्ड है। जो वॉलेंटियर होते हैं, जो वॉलेंटियर सिलेक्ट करे जाएंगे फ्रॉम एनसीसी और जो भी लोकल फोर्स होती है, जो भी ट्रेनिंग कर रही हैं, जो भी फोर्स हैं, वहाँ से सिलेक्ट करे जाएंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि डिजास्टर से कैसे निपटा जाए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए। समझ में आया मेरी बात को? तो अपन वी कैन इजीली से दैट, जो छोटे छोटे नेता, गली के नेता जिनको बोलते हैं कि नेता बनने का बड़ा शौक है, तो आइए वॉलंटियर बनिए और आप ट्रेनिंग लीजिए। अगर कोई भी आपदा आती है आपके वीकेंड से डिजास्टर आता है आपके एरिया में, तो आप उसको प्रिपेयर रहे, अच्छे से तैयारी करें, लोगों की मदद करें, तो नेतागिरी अच्छी बनेगी आपकी। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और चाइना। देखो दोस्तों, इंडिया और चाइना की मीटिंग हुई अभी। मीटिंग क्या हुई? आसियान की मीटिंग चल रही है अभी। आसियान की मीटिंग चल रही है। आसियान की मीटिंग चल रही है और मीटिंग में कई सारे गए। हमारे एस जयशंकर, इंडिया के जो एक्स्ट्रा अफेयर मिनिस्टर हैं, वो एस जयशंकर इस मीटिंग में गए हैं। और आसियान की मीटिंग चल रही है कहाँ पर? लियोस में। कहाँ पर चल रही है? लियोस में चल रही है, वहाँ पर कैपिटल में। अब क्या हुआ कि एस जयशंकर मिले किससे? हमारे चाइनीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वेंग ई। क्या नाम है उनका? वेंग ई। नाम थोड़ा अजीब ही होता है इन चाइनीज़ों का, वेंग ई। वेंग ई इनका नाम है। और इनसे मिले हमारे एस जयशंकर साहब, जो एक्स्ट्रा अफेयर मिनिस्टर हमारे इंडिया के हैं, और इन्होंने डिस्कस किया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। जैसे आप जानते हो कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, वहाँ पर कई सारे कैजुअलिटी हो रही है, कई सारा इफेक्ट हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, और कई सारा चाइनीज़ अंदर आ रही है इंडियन टेरिटरी में, या फिर हमारी इंडियन फोर्स जा रही है चाइनीज़ टेरिटरी में। तो इसको रोकने के लिए दोनों की मीटिंग हुई, दोनों एक दूसरे से मिले, मीटिंग हुई, दोनों ने बोला कि हम क्या करेंगे, हम अच्छी तरह वर्किंग कमेटी बनाएंगे। वर्किंग कमेटी ऑन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। वर्किंग कमेटी ऑफ वर्किंग मीटिंग भी बोल सकते हैं, वर्किंग मीटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ये मीटिंग होगी। मीटिंग में कई सारे डिसीजन कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई भी कैजुअलिटी ना हो और पीसफुली रहे, पीसफुली डिसएंगेजमेंट ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक टर्मिनोलॉजी याद रखना, डिसएंगेजमेंट अक्रॉस LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट मीन्स भिड़े नहीं। चाइनीज़ के हिंदी में जिसे बोलते हैं भिड़ना, तो ये भिड़े नहीं, चाइनीज़ के सोल्जर और इंडियन सोल्जर आपस में लड़े नहीं, तो डिसएंगेजमेंट, आराम से पीसफुली रहे और ट्रैंक्विलिटी और पीस को प्रमोट करेंगे। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये भी हमारे एस जयशंकर ने बोला कि हम म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को भी फॉलो करेंगे। समझ में आया? आसियान की मीटिंग कहाँ चल रही है? लियोस में, याद रखोगे। और वहाँ पर एस जयशंकर जो हमारे एक्स्ट्रा अफेयर मिनिस्टर हैं, और चाइनीज़ के जो मिनिस्टर हैं वेंग ई फॉरेन मिनिस्टर, उनकी मीटिंग हुई ओवर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्किल लोन स्कीम। क्या है दोस्तों स्किल लोन स्कीम? देखो, आप जानते हो हमारे देश में कई सारी बेरोजगारी है, कई सारे लोग बेरोजगार हैं। अब उनको रोजगार देने के लिए सरकार कई सारे प्रयास कर रही है। जैसे यूनियन बजट में अभी बोला था कि 5 साल के अंदर 1 करोड़ यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, इंटेंसिव दी जाएगी। और टॉप 500 कंपनियां, जो टॉप 500 कंपनी हमारे इंडिया में, वहाँ पर
ट्रेनिंग दी जाएगी, इंटेंसिव दी जाएगी और 5,000 रुपये इनको महीना मिलेगा, 5,000 रुपीज़। और साथ में इनको 6,000 रुपीज़ भी दिया जाएगा फ्रॉम कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और ट्रेनिंग का पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। और इससे कई सारा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। कंपनी कह रही थी हम क्यों खर्चा उठाएं, हम क्यों खर्चा उठाएं, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे को थोप रहे हो, सरकार खुद दे एम्प्लॉयमेंट, हमें तो एजुकेटेड लोग बाग चाहिए जो कैपेबल है, एलिजिबल है। हमारी कंपनी को बर्बाद थोड़ी करना है हमको कि हम इंटेंसिव दें और उसका खर्चा भी उठाएं। तो सरकार उनको कन्विंस कर रही है कि आपको इंटेंसिव देना है, इंटेंसिव देना है, पैसा हम देंगे, ट्रेनिंग का थोड़ा कॉस्ट आप झेल लेना, ठीक है, आपको कन्विंस कर रही है। तो इसी में एक स्कीम आई थी 2015 में, एक 2015 में एक स्कीम निकाली थी सरकार ने, स्किल लोन स्कीम। वो कुछ अलग था, वो तो मैंने सिर्फ उन्हें समझाने के लिए समझाया है। पर अपन अब न्यूज़ पर आते हैं, मेन न्यूज़ पर। देखो स्किल लोन स्कीम क्या है कि 2015 में सरकार ने एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम था स्किल लोन स्कीम। स्किल लोन स्कीम मीन्स जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको सरकार लोन देगी टू एनहांस दी स्किल ऑफ दी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयड यूथ के स्किल को एनहांस करने के लिए सरकार उसको लोन देगी। और मैक्सिमम इसमें लोन था दोस्तों 1.5 लाख रुपए का, मीन्स 1.5 लाख का लोन आप मैक्सिमम ले सकते हैं फॉर एनहांसिंग द स्किल ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। अनएम्प्लॉयड यूथ लोन ले सकता है 1.5 लाख तक का। अब सरकार ने इसको बढ़ा दिया है, सरकार ने कितना कर दिया है, 7.5 लाख, मीन्स 7.5 लाख रुपीज लोन तक मैक्सिमम कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ लोन ले सकता है फॉर स्किल डेवलपमेंट। समझ रहे हो आप, 1.5 लाख से 7.5 लाख कर दिया। कितना कर दिया, 1.5 लाख से 7 लाख। अब दोस्तों पहले जो 1.5 लाख था, 1.5 लाख लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं 1.5 लाख लोन। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि 1.5 लाख लोन कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों जो बच्चे मेरे सुन रहे हो जिनको लोन की ज़रूरत है स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो वो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो ले सकते हैं पहले प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक एंड फॉरेन बैंक से भी लोन ले सकते हैं। समझ में आया पहले। अब दोस्तों क्या हुआ है कि सरकार ने लोन का सोर्स को बढ़ा दिया है। अब ये यहां से तो मिलेगा ही मिलेगा 7.5 लाख रुपए। आप प्राइवेट बैंक में भी जा सकते हैं, पब्लिक बैंक में भी जा सकते हैं, या फिर फॉरेन बैंक में भी जा सकते हैं। अब एक और चीज बढ़ा दी है इसके अंदर, क्या बढ़ा दिया है, अब आपको लोन एनबीएफसी में भी मिल जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में भी आपको लोन मिल जाएगा। और दूसरा और ऐड कर दिया है एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस बैंक भी कर सकते हैं आप, कंपनी बोल सकते हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब देखो, अब आपको कई सारी जगह से लोन मिल सकता है। अगर आपको चाहिए स्किल बढ़ाने के लिए लोन चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, फॉरेन बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनी एंड स्मॉल फाइनेंस कंपनी। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब सोचो दोस्तों, अब सरकार ने पैसा क्यों बढ़ाया है। पहले 1.5 लाख जो लिमिट थी मैक्सिमम लोन लेने की, उसको 7.5 लाख क्यों कर दिया। इसके कई सारे फैक्टर हैं दोस्तों। एक फैक्टर है कि दिन प्रतिदिन हाई फी ऑफ कोर्स। आप जानते हो आज के युग में 2024 में एजुकेशन प्राप्त करना बड़ा महंगा हो गया है। आप किसी भी कोचिंग में जाओ, अच्छी कोचिंग में जाओगे तो 2 लाख 1.5 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते। आपको एजुकेशन चाहिए तो पैसा जमा कर जाइए, 1 लाख 1.5 लाख आप कम से कम एजुकेशन दे जाइए, वीकेंड से फीस दे जाइए, फिर आप आओ चाहे ना हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात को। यूट्यूब पर आप पढ़ते हो,
हालांकि मैं तो अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ आपको, पर कई सारे यूट्यूबर आपको आधी अधूरी नॉलेज देते हैं जो कि रिलीवेंट नहीं होता है आपके लिए, और फिर आपको कोचिंग जाना पड़ता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब इसी के साथ क्या है दोस्तों कि क्या है कि इसको एनहांस करने के लिए कि कोर्स फीस बढ़ गई है कोचिंगों की, तो 7.5 लाख रुपए मैक्सिमम इसका लोन लिमिट कर दी है। समझ में आया। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। आज थोड़ा बड़ा लेक्चर है तो थोड़ा घबराना नहीं, ठीक है, पढ़ते जाना। वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री, देखो दोस्तों वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री क्या होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री कौन सी होती है। देखो दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि कई सारी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो क्या करती हैं, जो पॉल्यूशन इमिट करती हैं, कई सारा कार्बन, कई सारा पॉल्यूशन इफेक्ट करती हैं। तो क्या होता है कि जब ऐसी इंडस्ट्री को सेटअप करना होता है तो सरकार से उसको एनओसी लेनी पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सरकार से। सरकार से क्या लेना पड़ता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एनओसी लेने के साथ आप एक और टर्मिनोलॉजी याद रखना, सीटीई और सीटीओ। सीटीई क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कंसर्न टू एस्टेब्लिशमेंट, कंसर्न टू एस्टेब्लिशमेंट, और इसका मतलब होता है दोस्तों कंसर्न टू ऑपरेट। ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अपन को, एक सीटीई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और एक सीटीओ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सीटीई सर्टिफिकेट जब लेना पड़ता है जब कंपनी, कोई भी कंपनी है, पॉल्यूटेड कंपनी है, उसको अगर अपना प्लांट सेटअप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, तो वो पहले सरकार से स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सीटीई सर्टिफिकेट मांगेगी। क्या मांगेगी? सीटीई सर्टिफिकेट मांगेगी। ये मांग लिया। इसके बाद क्या होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो ऑपरेट करने के लिए उसको सीटीओ सर्टिफिकेट मांगना पड़ेगा, कंसर्न टू ऑपरेट। अब ये दो सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तो उसको कंफर्म हो जाएगा वो अब इंडस्ट्री चलाए, चाहे पॉल्यूटेड है, नॉन पॉल्यूटेड है, सब कुछ है। पर अभी डिसीजन आया है। क्या डिसीजन आया है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है कि जो भी इंडस्ट्री वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री है और जिसको हमने वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री में डाल दिया, उनको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है स्टेट के अंदर किसी भी एरिया में। उसको सरकार से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। अब वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? तो दोस्तों जैसा आप जानते हो कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि पॉल्यूशन को प्रमोट नहीं करती, वी कैन से कि कार्बन को इमिशन नहीं करती या पॉल्यूशन इमिशन नहीं करती, जैसे बाइसिकल हो गई या फिर अदर इंडस्ट्री, ठीक है, आईटी कंपनी हो गई या कोई भी कंपनी है जो पॉल्यूशन इमिट नहीं करती है, वो वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री में आती है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है कि वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। कहाँ से? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, जिसको हम सीटीई और सीटीओ भी बोलते हैं। मींस कंसर्न टू एस्टेब्लिशमेंट और कंसर्न टू ऑपरेट सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। दोस्तों बजट के बाद कई सारा एफपीआई चला गया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होते हैं? ऐसे इन्वेस्टर जो कि फॉरेन से हमारी कंपनी और इंडियन कंपनी के शेयर खरीदते हैं। जो भी फॉरेनर हमारी इंडियन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं उनको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। और जो फॉरेन इन्वेस्टर जो कि इंडियन कंपनियों पर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, इक्विटी खरीदते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब सरकार का 3 दिन पहले बजट आया था, यूनियन बजट आया था। मैंने पूरा अच्छी तरीके से यूनियन बजट पढ़ाया है। आप जाइए मेरे ओल्ड वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको डिटेल में यूनियन बजट पढ़ाया है। एक सिंगल वीडियो यूनियन बजट का मैंने कल ही अपलोड करा है, कल परसों, और उसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। परसों 24 को ही मैंने यूनियन बजट पूरा डिटेल में पढ़ा दिया था।
1.5 आवर का वीडियो है, आपको एक एक चीज क्लियरली करी है मैंने, ठीक है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बजट पास होने के साथ उड़ गया। हमारे भारत से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का नुकसान हो गया अप्रोक्सीमेटली 1.27 बिलियन डॉलर। इतना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जा चुका है भारत से सिर्फ बजट पास होने के कारण। अब बजट में ऐसा क्या था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर चला गया? तो बजट में दोस्तों सरकार ने क्या किया है कि कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया है। अब कैपिटल गेन टैक्स अगर समझना है तो आप मेरा यूनियन बजट का पूरा वीडियो देख लीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा कि कैपिटल गेन टैक्स वो बढ़ाने के कारण उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जा चुका है। इसी के साथ 26 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हम कल 27 जुलाई के नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।